स्वाति, मैं डिम्पल बोल रही हूँ। प्लीज़ सिर्फ 1 मिनट के लिए कनेक्ट रहकर मेरी बात सुन लो। फिर तुम्हें लगे कि मेरी बाकी की बातें सुननी चाहिए तो सुनना, और ना सुनने का मन हो तो मत सुनना। कॉल रिसीव होते ही डिम्पल ने इस डर से जल्दी जल्दी अपनी बातें स्वाति से कह दी कि कहीं वो उसका नाम सुनते ही उसकी कॉल डिस्कनेक्ट ना कर दे। अरे दीदी, जब मैंने आपसे कह दिया कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है तो फिर आप क्यों नंबर बदल बदल कर मुझे कॉल करके खुद भी परेशान हो रही हैं और मुझे भी परेशान कर रही हैं। स्वाति ने कॉल तो डिस्कनेक्ट नहीं की, पर उसने अपने सवाल से स्पष्ट कर दिया कि वो डिम्पल के साथ बात करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगी। मुझे भी तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर यहाँ करीब 1 घंटे से भाई की लाइफ पर एक ऐसा क्राइसिस मंडरा रहा है जिसके टलने की पॉसिबिलिटी 0% नज़र आ रही है। पर भाई का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर का कहना है कि तुम कुछ समय तक भाई के पास रहोगी तो उनकी लाइफ पर मंडरा रहे क्राइसिस के टलने के कुछ परसेंट चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए मुझे तुम्हें बार बार कॉल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अब मेरी ये लास्ट कॉल है, क्योंकि मैं जो मैसेज तुम तक पहुंचाने का पर्पज़ से बार बार कॉल कर रही थी वो मैं पहुंचा चुकी हूँ। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि जिस इंसान ने तुम्हारी फैमिली को बेघर होने से बचाने के लिए बिना कोई कंडीशन रखे तुम्हें 5 लाख रुपए देकर तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की थी, उसकी लाइफ पर मंडरा रहे क्राइसिस को टालने में हेल्प करना तुम्हारी ड्यूटी है या नहीं। अब मैं कॉल कट कर रही हूँ। दीदी प्लीज़ 1 मिनट के लिए रुक जाइए। जो कहना है जल्दी कहो, क्योंकि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। भाई का ट्रीटमेंट करने वाली टीम की एक नर्स मुझसे कुछ कहने के लिए मेरे कॉल डिस्कनेक्ट करने का वेट कर रही है। उन्हें क्या हो गया जो सडनली उनकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई? वे आज सुबह सुबह ऑफिस जाते समय एक दिल दहला देने वाले रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए, जिसमें उनके सिर में एक काफ़ी सीरियस चोट लग गई और थोड़ी सी देर में ज़िंदगी और मौत की बॉर्डर पर पहुंच गए। और कुछ पूछना है? हाँ, आप मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जिसमें उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। वे अभी तो सिटी हॉस्पिटल में है, पर तुम शहर के आसपास पहुंचने पर एक बार मुझसे बात करके कंफर्म कर लेना कि तुम्हें कहाँ आना है, क्योंकि भाई की कंडीशन और ज़्यादा सीरियस होने पर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए कहीं और रेफ़र भी किया जा सकता है। ओके, मैं उस सिटी के आसपास पहुंचकर आपको एक बार कॉल कर लूँगी। प्लीज़ आप मेरे आते तक उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। मैं उन्हें बचाने की जितनी कोशिश की जा सकती है उससे भी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और आगे भी जारी रखूँगी। पर इस समय उन्हें अपनी ज़िंदगी पर मंडरा रहे संकट से निपटने में मुझसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। वे बेहोशी की हालत में भी बार बार तुम्हें पुकार रहे हैं, इसलिए मुझे और उनका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को लगता है कि तुम्हारे उनके पास आ जाने से उनकी कंडीशन में सडनली मैजिकल इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपकी बात सुनकर मुझे भी यही लग रहा है, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनके पास पहुंचने की कोशिश करूंगी। लेकिन प्लीज़ तब तक आप उनका ध्यान रखिएगा। ओके, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। थैंक्स। अब मैं कॉल कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी के अभी आप लोगों के पास आने के लिए निकलना है। ओके कहकर डिम्पल ने स्वाति को मौका ना देकर खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और सामने बैठे अंकुर की ओर देखकर बोली, भाई हमारा आधा काम तो हो गया। उसकी बातों से लग रहा है कि वो हर हाल में यहाँ आकर मुझसे ज़रूर मिलेगी। अब बताइए, यहाँ से आपके कल बनाए गए प्लान को ही आगे बढ़ाना है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं? मेरे कल बनाए गए प्लान को ही A to Z आगे बढ़ाना है, क्योंकि स्वाति के मेरी लाइफ पर सीरियस क्राइसिस मंडराने की बात सुनकर हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाने से ये कंफर्म हो गया है कि आरुषि के पास स्वाति की किसी पर्सनल वीकनेस की जानकारी नहीं है, और ना ही उसने ऐसी कोई वीकनेस उनके पास होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर स्वाति को मेरी लाइफ से दूर होने के लिए मजबूर किया है। साथ ही इससे ये भी कंफर्म हो गया है कि उसने स्वाति को मुझे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर ही उसे मुझसे सारे संबंध तोड़ने के लिए मजबूर किया है। हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि आपकी गेसिंग एकदम करेक्ट है, पर यह बात कंफर्म होने पर हमारे सामने एक ये नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि हम स्वाति से कही गई बात की सच्चाई उसके नॉलेज में आ जाने पर उसे कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ पर सीरियस क्राइसिस मंडराने की बात सुनकर आरुषि की थ्रेट को इग्नोर करके आपसे मिलने के लिए तैयार हुई है।
इसलिए इस बात के पूरी चांसेस हैं कि उसे जैसे ही पता चलेगा कि आप पूरी तरह से सेफ हैं, वैसे ही वो हमसे बात करने से इनकार करके उल्टे पांव लौट जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में कल ही आ गई थी, इसलिए ही मैंने तुम्हें उसके यहाँ आने के बाद डायरेक्ट मेरे सेफ होने की बात ना बताकर उसे मेरी दुनिया से चले जाने की बात कहने के लिए कहा था। क्योंकि यदि वो मुझे लेकर दी गई आरुषि की कोई थ्रेट से ही डर कर मुझसे दूर हुई है, तो मेरी इस दुनिया में ना होने की बात जानने के बाद उस थ्रेट के डर से परमानेंटली आज़ाद हो जाएगी और वो तुम्हें आरुषि की थ्रेट के बारे में खुलकर बता देगी। इसके बाद मेरी पूरी तरह से सुरक्षित होने की बात जानकर उस पर दोबारा आरुषि की थ्रेट का डर हावी हो जाएगा और वो इसकी वजह से मुझसे दोबारा दूरी बनाने की कोशिश करेगी। तो हमारे पास उसे समझाने के सारे विकल्प होंगे और हम ज़रूरत के हिसाब से उनमें कोई विकल्प यूज़ करके उसे रोक लेंगे। यानी हमारे लिए स्वाति के मन से आरुषि की थ्रेट का डर निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसके मुंह से इस थ्रेट की बात उगलवाना है। हाँ, पर उसके मुंह से इस थ्रेट की बात उगलवाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम उसे हमसे बात करने के लिए एग्री करना था। यदि वो सीधी तरह से हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाती तो हमें उसे बुलाने और हमसे बात करने के लिए एग्री करने के लिए इतना बड़ा नाटक नहीं करना पड़ता और मुझे भी दिल पर पत्थर रखकर आपकी लाइफ पर सीरियस क्राइसिस में मरने की बात कहकर खुद को और उसे तकलीफ़ नहीं देनी पड़ती। भाई, आप इस बात का अनुमान भी लगा सकते हैं कि ये बात कहने के लिए मुझे कितनी पीड़ा हुई। सही बात है, एक बहन को अपने इकलौते भाई के एक्सीडेंट का शिकार होने और उसकी ज़िंदगी पर गंभीर खतरा मंडराने की बात कहना कितना बेहद मुश्किल काम है। हाँ भाई, पर यह काम और भी ज़्यादा तब मुश्किल हो जाता है जब किसी बहन को ये बात उस लड़की से कहनी हो जो उसके भाई को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मेरा तो अभी भी ये सोच कर कलेजा काँप रहा है कि ये फेक न्यूज़ सुनकर उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। अभी तुम्हें उसे इससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ देनी है, इसलिए तुम अपने कलेजे को फिर से उसी तरह मजबूत करने की तैयारी कर लो जैसे तुमने 5 मिनट पहले किया था। हाँ भाई, करना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज़ स्वाति हमें बिना कुछ बताए वापस लौट गई तो हमें उसको आरुषि की दी गई थ्रेट के बारे में जानने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे और ये जानने तक आपके और उसके बीच आरुषि की खड़ी की गई अदृश्य दीवार भी नहीं हटेगी। यू आर राइट, अब तुम कुछ मंगाकर खा पी लो और अगले ड्रामे के लिए लाई हुई वाइट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। ठीक है भाई, पर आपको भी मेरे साथ कुछ खाना पीना पड़ेगा। मेरा मन तो नहीं है, पर तुम कह रही हो तो थोड़ा बहुत खा पी लूँगा। थैंक्स। अब आप मुझे अपना 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल दे दीजिए क्योंकि मेरे पास उस रेस्टोरेंट वाले का नंबर नहीं है जहाँ खाने पीने का सामान मंगाना है। डिम्पल की बात सुनकर अंकुर ने उसे बिना कुछ कहे अपना मोबाइल थमा दिया। दीदी, आपने मुझे हॉस्पिटल की जगह यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा कर घर ले आई हैं? स्वाति ने अंकुर के फ्लैट में दाखिल होते ही ड्राइंग रूम में सफ़ेद ड्रेस पहनकर गुमसुम सी बैठी डिम्पल से एक साथ 2 सवाल कर लिए। क्या हुआ दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? स्वाति के कुछ पलों तक इंतज़ार करने के बाद भी उसे डिम्पल से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने आगे बढ़कर डिम्पल के कंधे पर हाथ रखते हुए एक नया सवाल कर दिया। स्वाति, भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। डिम्पल का गमगीन स्वर में दिया गया जवाब सुनकर स्वाति के हाथ से उसका बैग छूटकर नीचे गिर गया और वो इस तरह से स्तब्ध हो गई जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने एकाएक उसे जीवित इंसान से निर्जीव पुतले में तब्दील कर दिया हो। स्वाति, खुद को संभालो, ये वक्त भाई की मौत का शोक मनाने का नहीं है, बल्कि भाई की मौत के लिए जिम्मेदार उस कमीनी आरुषि को मौत के घाट उतारने के लिए कोई सॉलिड प्लान बनाने का है ताकि हम जल्दी से जल्दी उस कुतिया को मौत के घाट उतार कर भाई की आत्मा को शांति दिला सके। डिम्पल ने अपने शोकग्रस्त नजर आ रहे चेहरे पर एकाएक आवेश के भाव लाते हुए कठोर स्वर में स्वाति से ये बात कही तो कुछ पलों के भीतर ही स्वाति की चेतना वापस लौट आई। उसने तुरंत अपनी डबडबाई आंखों से छलक कर उसे देखने में बाधा पहुंचा रहे आंसुओं को साफ किया और डिम्पल की ओर देखते हुए दुखी स्वर में कहा, दीदी, आपको अपने भाई की आत्मा को शांति दिलाने के लिए आरुषि से पहले मुझे मौत के घाट उतारना चाहिए क्योंकि आपके भाई की मौत के लिए आरुषि से ज़्यादा मैं जिम्मेदार हूँ। मैं उस गंदी लड़की की थ्रेट से डर कर कल आप लोगों से रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करती
तो ये अपना दिमागी संतुलन खोकर आज दुर्घटना का शिकार नहीं होते और आपको अपना भाई नहीं खोना पड़ता। यानी मेरा ये अनुमान एकदम करेक्ट है कि तुमने आरुषि की किसी थ्रेड से डर कर हम लोगों से रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। हाँ, और वो थ्रेड क्या थी जिससे तुम इतना डर गई थी कि हम लोगों से रिश्ता तोड़ने की बात कहने में तुमने पल भर की देरी नहीं की? उसने मुझसे कहा था कि यदि मैं उससे मुझे कॉल करने से अगले 10 मिनट के अंदर अंकुर को बिना कोई वजह बताए मेरी लाइफ से दूर हो जाने के लिए नहीं कहूँगी और उनसे हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते नहीं तोड़ूंगी, तो वो मेरी और अंकुर की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग की हेल्प से अंकुर को जेल भिजवा देगी। उसने हम दोनों की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास होने के सबूत के तौर पर मुझे उस रिकॉर्डिंग की एक छोटी सी क्लिपिंग भी भेजी थी और ये भी कहा था कि उसके पास उसकी और अंकुर की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इसलिए मुझे लगा कि उसके पास अंकुर के उससे शादी करने और फिर उससे डिवोर्स लिए बिना मेरे साथ शादी कर लेने की बात को प्रूव करके अंकुर को जेल भिजवाने के लिए पर्याप्त सबूत है। इस वजह से मैंने उसकी बात मानकर ये कहावत सही साबित कर दी कि जब तक बेवकूफ़ लोग जिंदे हैं तब तक अक्लमंदों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अंकुर ने बेडरूम से बाहर निकलते हुए स्वाति की बात में अपनी बात जोड़ दी तो स्वाति की आंखों में हैरानी और खुशी के मिले जुले बहाव उभर आए। मेरे दिमाग ने तो मान लिया था कि दीदी कह रही है तो ये बात सच ही होगी कि मैं आपको हमेशा के लिए खो चुकी हूँ, पर मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मगर लोग कहते हैं कि हमारा दिल जो कहता है वो अक्सर गलत निकलता है और दिमाग जो मानता है वो हमेशा सही निकलता है। इसलिए मैंने दीदी की बात पर यकीन कर लिया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज मेरे दिल की कही हुई बात सच निकल गई और दिमाग की कही हुई बात दीदी के तिकड़मी दिमाग की उपज साबित हो गई। स्वाति ने पहले अंकुर की ओर देखते हुए भावुक स्वर में ये बातें कही और ऊपर देखकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। ओ मैडम, ये बात मेरे दिमाग की उपज नहीं है बल्कि तुम्हारे पति के दिमाग की उपज है। इसलिए किसी के दिमाग को तिकड़मी वगैरह कुछ कहना है तो मेरे नहीं, अपने पतिदेव के दिमाग को कहो। बात समझ में आई या नहीं? डिम्पल ने आंखें तरेरते हुए स्वाति की बात पर जो प्रतिक्रिया दी उसे सुनने के बाद स्वाति अपनी आंखों से दोबारा छलक आए आंसुओं को साफ करते हुए बोली, जी मैडम। जी मैडम का क्या मतलब है? सीधे हाँ या ना में जवाब दो। जी मैडम। अरे तुमने फिर जी मैडम कहा? सॉरी मैडम, बट दोनों बार मेरे जी मैडम कहने का मतलब यही था कि आपकी बात मेरे समझ में आ गई। लगे हाथ, अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि मुझे आपके दिमाग को तिकड़मी बोलने के लिए भी सॉरी बोलना है क्या? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें जो कहना सुनना है अपने पतिदेव के साथ कहो सुनो। मैं तो लगातार 2 दिनों तक तुम्हारे पतिदेव की एक्स लवर की खड़ी की गई मुसीबत की दीवार से अपना सिर टकरा टकरा कर इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि अब किसी से कुछ कहने सुनने की इच्छा ही नहीं बची है। ओके, अब आप लोग मिलकर बची हुई उलझनें सुलझाएं। मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे दीदी, जाने से पहले मेरी एक बात तो सुन लीजिए। तुमने कल मेरी बात सुनी थी क्या, जो मुझसे उम्मीद रख रही हो कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगी? मैं तुम्हारी कल की हरकत की वजह से अब कभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। गुड बाय। अपनी ये बात ख़त्म करके डिम्पल स्वाति को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही बाहर निकल गई। डिम्पल के बाहर निकलने पर अपने आप बंद हो चुके गेट को बेवजह कुछ पलों तक देखते रहने के बाद स्वाति ने पलटकर अंकुर की ओर देखा और उससे पूछा, दीदी मुझसे सच में इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं क्या कि वह कभी मुझसे बात नहीं करेंगी? पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस मैटर पर तुम्हारा दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या कह रहा है, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अंकुर ने उसे उसके सवाल का जवाब न देकर उसी से एक सवाल कर लिया। मेरा दिल कह रहा है कि वो मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है और दिमाग कह रहा है कि वो मुझसे हद से ज़्यादा नाराज़ है। इस बार भी तुम्हारे दिल की ही बात सच है, यानी वह मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। हाँ, और आप? मैं भी तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, पर अब यदि कभी तुमने मुझसे कोई बात शेयर किए बिना इस तरह का कोई बड़ा डिसीजन लिया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि अब मैं कभी भी आपसे परमिशन लिए बिना कोई डिसीजन लेने वाली नहीं हूँ। गुड गर्ल, थैंक्स। क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ? अपना सामान लेने जाना चाह रही हो? नहीं, आरुषि से किया गया प्रॉमिस निभाने। क्या तुम्हारी नज़रों में उसके तुम्हें ब्लैकमेल करके
तुमसे लिए गए प्रॉमिस की इतनी इम्पोर्टेंसी है कि तुम मेरा हालचाल जाने बिना ही वापस जाना चाह रही हो। मेरी नज़रों में उससे किए गए अपने प्रॉमिस की जरा सी भी इम्पोर्टेंसी नहीं है। मैं तो उससे मुझे दी गई उसकी धमकी को अमल में लाने से रोकने के लिए वापस जाना चाह रही हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारी बात काटकर ये जो कहावत तुम्हें सुनाई थी कि जब तक बेवकूफ़ लोग जिंदे हैं तब तक अक्लमंदों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये किस लिए सुनाई थी पता नहीं। आपको सही सलामत देखकर मैं ये कहावत भी भूल गई थी, और ये भी कि आपने ये मुझे किस पर्पज़ से सुनाई थी। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने वो कहावत तुम्हें ये समझाने के लिए सुनाई थी कि तुम्हारे बिना सोचे समझे इस बात पर यकीन कर लेने की बेवकूफ़ी की वजह से ही कि तुम आरुषि की बात नहीं मानोगी तो वो जो कह रही है करके दिखा देगी। वो सातिर लड़की बिना कुछ किए मेरी नज़रों में हम दोनों की शादी को उसकी साजिश और तुम्हें उसकी साजिश का एक मोहरा साबित करने में कामयाब हुई थी। अब आई बात समझ में? नहीं, यानी कल उसके हम दोनों की शादी को लेकर किए गए दावे से लेकर उससे मिलकर आने के बाद दिन भर में मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आरुषि मुझे दी गई धमकी को क्यों अमल में नहीं ला सकती है। वो अपनी धमकी को अमल में लाएगी तो वो सारी दौलत एक ट्रस्ट की हो जाएगी जिस पर वो नागिन की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई है, क्योंकि वो दौलत उसे आशीष की वाइफ की हैसियत से मिली है। इसलिए उसके आशीष की नहीं बल्कि मेरी वाइफ होने की बात ऑफिशियली एडमिट करते ही वो दौलत उसके हाथ से निकलना कन्फर्म हो जाएगा, जो वो किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहिए। यानी मैंने बेवजह ही उसकी धमकी से डरकर आपको और दीदी को कल से आज तक परेशान किया। हाँ सॉरी, कोई बात नहीं, अनजाने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब तुम अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे उस साथी लड़की ने बिना कुछ किए मेरी नज़रों में हम दोनों की शादी को उसकी साजिश और तुम्हें उसकी साजिश का एक मोहरा साबित कर दिया था। ठीक है, पर इससे पहले मुझे मेरी मम्मी को एक कॉल करनी है, क्योंकि मैं उन्हें कुछ बताए बिना ही चली आई थी। इस वजह से वे मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। ऐसी बात है तो तुम पहले उन्हें कॉल करो, फिर फ्रेश होने जाना। मैं भी यही सोच रही थी, कहकर स्वाति ने झुककर नीचे पड़ा अपना छोटा सा बैग उठाया और उसमें से अपना मोबाइल निकालकर उसकी माँ को कॉल करने में व्यस्त हो गई। अच्छा, इसीलिए आपने मुझसे इनडायरेक्टली ये जानने की कोशिश की थी कि हम लोगों के पास हमारे घर के कायाकल्प के लिए पैसे कहाँ से आए। आरुषि की चली गई साथी चाल के बारे में जानने के बाद स्वाति ने अपने मन में उठा ये स्वाभाविक प्रश्न अंकुर के सामने रख दिया। हाँ, क्योंकि मुझे ये कंफर्म करने के लिए कि आरुषि की बात पूरी तरह से बकवास है या उसमें कुछ सच्चाई है। तुम्हारे घर की रिपेयरिंग और डेकोरेशन में खर्च हुए पैसों का सोर्स जानना जरूरी था। तुम्हें ये जानकर बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने आरुषि की बात पर यकीन करके तुम्हारे ऊपर शक किया। अंकुर ने स्वाति के प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही उससे एक प्रश्न भी कर लिया। नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह पर मैं भी होती तो मैं भी इस ट्रैप में फंस जाती। आपने तो आरुषि की ट्रैप में नज़र आने वाली खामियां पकड़कर थोड़ी देर बाद ही उसकी असलियत जान ली। आपकी जगह पर मैं होती तो इतनी छोटी छोटी खामियों के सहारे कभी इस ट्रैप की असलियत तक नहीं पहुंच पाती। डिम्पल मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं भी इतनी जल्दी आरुषि और तुम्हारे चाचा के कनेक्शन की वजह जानकर लास्ट नतीजे तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, वह आपको इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सर्च करके नहीं देती तो आपके लिए भी सच्चाई तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। यदि ये कहा जाए कि अभी हम यहाँ एक दूसरे के साथ आराम से बैठे हैं तो ये उनकी बेमिसाल हेल्प का ही कमाल है। अदरवाइज़ आप मेरी सो कॉल्ड चीटिंग के शौक़ की वजह से और मैं आपकी जुदाई की पीड़ा की वजह से अलग अलग गमगीन पड़े रहते। बाय द वे, अब आपने आरुषि के बारे में क्या सोचा है? क्या आप उसे आपके मामा जी की सारी दौलत डकाल लेने देंगे या फिर उसमें से आशीष को कुछ दिलाने के लिए दोबारा कोशिश करेंगे? मैं आशीष को उस नागिन से कुछ दिलाने की कोशिश करूं या ना करूं, पर वो जिस दौलत पर कुंडली मारकर बैठी है उस दौलत को उसके नीचे से निकलवाने की हर मुमकिन कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब तक उसके तन मन को मुफ्त में मिली दौलत की एनर्जी मिलती रहेगी तब तक वो मुझे तुमसे अलग करके अपना हमसफ़र बनाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाती ही रहेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप
उसके नीचे से उसे मुफ्त में मिली दौलत निकलवाने की कोशिश करेंगे तो वो इसके जवाब में आपको भी जेल भिजवाने की कोशिश कर सकती है। हाँ, पर मैं इतनी दूर से उस पर जाल डालूंगा कि वो जान ही नहीं पाएगी कि इसके पीछे मेरा हाथ है, और उससे दौलत छीनने के लिए उस पर जाल डलवाने में मेरा हाथ होने की बात पता नहीं चलेगी तो वो मुझे जेल भिजवाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि वो मुझे जेल भिजवाने की कोशिश सिर्फ इसी कंडीशन में कर सकती है जब उसे उससे दौलत छिनवाने के काम में मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नज़र आ जाए और वो अपना मेंटल बैलेंस खोकर हर हाल में मुझे नुकसान पहुंचाने का मन बना ले। यदि उसे उसकी बर्बादी में मेरा हाथ होने की बात भी उसे पता चल गई और इस वजह से उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा तो भी मुझे जेल भिजवाने के लिए ये बात डिस्क्लोज नहीं करेगी कि उसकी आशीष के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ शादी हुई थी, क्योंकि ऐसा करने पर मेरे और आशीष के साथ साथ वो भी मामा जी की दौलत हड़पने की साजिश में शामिल होने के एलिगेशन में जेल चली जाएगी। यानी आरुषि के आपके साथ शादी करके आपके मामा जी के घर में आशीष की वाइफ बनकर रहने की बात एक ऐसा राज है जिसे आप आरुषि और आशीष में से कोई भी पुलिस या कोर्ट के सामने डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, पर आप इस बात पर ध्यान ना देकर एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं कि आशीष अपने डैड की पूरी दौलत अपने हाथ से फिसलते देखकर कहीं दूसरी जगह से दौलत का जुगाड़ करने के लिए इस राज का मिसयूज कर सकता है। एक हाथ से खींचकर साथ लाया बड़ा बैग गेट के बाहर छोड़कर कमरे के अंदर दाखिल होते हुए डिम्पल ने ये बात कही तो अंकुर के साथ साथ स्वाति भी चौंक उठी। तुम कहना क्या चाहती हो? अंकुर ने हैरान परेशान निगाहों से डिम्पल के चेहरे का मुआयना करते हुए उसकी ओर ये सवाल दाग दिया। यही कि आशीष को जैसे ही पता चला कि आप आरुषि को डरा धमकाकर उस निकम्मे की बाप की दौलत में से उसे एक फूटी कौड़ी भी देने के लिए एग्री नहीं कर पाए, वैसे ही उस निकम्मे लड़के ने नाना जी को आप तीनों के बीच का वो राज बता दिया जिसके बारे में आप अभी अभी दावा कर रहे थे कि वो आप तीनों में से कोई भी किसी अदर पर्सन को नहीं बता सकते हैं। अरे मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया था। मैंने तो स्वाति की इस बात पर उससे अपनी सहमत जताई थी कि आरुषि के मेरे साथ शादी करके मामा जी के घर में आशीष की वाइफ बनकर रहने की बात मैं आरुषि और आशीष में से कोई भी पुलिस या कोर्ट के सामने डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसका क्या मतलब है ये छोड़िए और आशीष की शैतानी खोपड़ी से निकली आज की नई खुराफात की कहानी ध्यान से सुनिए। उस कमीने ने नाना जी को आपकी और आरुषि की शादी कराने और आरुषि को आपकी बजाय अपनी दुल्हन बताकर उसके डैड की प्रॉपर्टी हाथ जाने से बचाने के लिए अपने दिमाग में पैदा हुए प्लान को आपकी और आरुषि की साजिश बता दिया। और उसने ये बात इस तरह से नाना जी को बताई जैसे उसे आज ही इस साजिश के बारे में पता चला हो। इसके साथ ही उसने नाना जी को आपकी और आरुषि की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी ये कहकर दिखा दी कि आज आरुषि की गैर हाजिरी में उसका मोबाइल चेक करने की वजह से उसके घर की एक नौकरानी के हाथ को रिकॉर्डिंग लग गई और उस नौकरानी के मन में अपने पुराने मालिक के प्रति वफादारी होने की वजह से उसने वो रिकॉर्डिंग आशीष को भेज दी। उसकी बातें सुनने और वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद नाना जी ने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि आपने मामा जी की दौलत हड़पने के लिए उससे आपकी और आरुषि की शादी की बात छुपाकर आरुषि की उसके साथ शादी करवाई। फिर सारी दौलत आरुषि के नाम पर ट्रांसफ़र होते ही उससे कहकर आशीष को घर से निकलवा दिया। और अब आप दिखावे के लिए की गई अपनी दूसरी शादी को भूलकर आरुषि का आशीष से डिवोर्स कराने और उसके बाद आरुषि के साथ सबके सामने शादी करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप बिना किसी दिक्कत के आरुषि के साथ उसके जीवन साथी की हैसियत से रहकर उसके नाम ट्रांसफ़र हुई आशीष की डैड की दौलत से ज़िंदगी भर मौज कर सके। यानी आज वो कमीना मेरे साथ भी वही खेल खेल गया जो अब तक सिर्फ दूसरों के साथ खेलता आ रहा था। हाँ भाई, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसके मेरे साथ ये खेल खेलने का फाइनल पर्पस क्या नज़र आ रहा है? आपको नाना जी की नज़रों में गिराकर मुझे इस दोराहे पर खड़ा करना जहाँ से मुझे आपके और नाना जी में से एक का साथ चुनने के लिए मजबूर होना पड़े और मैं आपका साथ चुनकर उस कमीने के नाना जी की दौलत के वारिस बनने की राह से हट जाऊं। यानी तुमने दोनों में से मेरा साथ चुन भी लिया है। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं
अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेकर यहाँ आई हूँ। यार, तुम्हें इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। भाई, आप ये सोचकर ऐसा कह रहे होंगे कि आपका ये फ्लैट काफ़ी छोटा है और इस वजह से मेरे यहाँ रहने आ जाने से आपको और स्वाति को दिक्कत होगी, तो आप जल्दी से अपने मन में इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पैदा हुई टेंशन दूर कर लीजिए कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आ गई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अमन के दिल्ली से वापस लौटने तक रहने के लिए आई हूँ। एक्चुअली आज सुबह ही अमन एक ऑफिशियली काम से दिल्ली गया है और उसे वहाँ से वो काम निपटा कर वापस आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, और जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि हम दोनों को अब कहाँ रहना है। इस वजह से मुझे 3-4 दिनों तक यहाँ रहने के लिए आना पड़ा। पर आपको 3-4 दिनों तक भी मेरे यहाँ रहने से, 3-4 दिन तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं तो तुम्हें 3-4 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसलिए तुम ऐसा करो, अपने लिए किसी होटल का एक रूम बुक करा लो और अमन के वापस आने तक वहीं रहो। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? यह आपके साथ के लिए अपने नाना जी का घर छोड़कर आ गई और आप इन्हें 3-4 दिन भी अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई भाई अपनी इतनी प्यारी बहन के साथ भी ऐसा कर सकता है। काफ़ी देर से चुपचाप दोनों की बात सुन रही स्वाति खुद को इस बार अंकुर और डिम्पल के बीच में हस्तक्षेप करने से रोक नहीं पाई। स्वाति, प्लीज़ तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। भाई नहीं चाहते हैं कि मैं इनके और तुम्हारे बीच कबाब में हड्डी बनूं, तो प्लीज़ तुम इन पर प्रेशर डालकर इन्हें मुझे साथ रखने के लिए मजबूर मत करो। मैं 3-4 दिनों तक कहीं भी रह लूँगी। डिम्पल ने दुखी स्वर में स्वाति की बात पर प्रतिक्रिया दी और पलटकर अपने बैग की ओर बढ़ गई। सुनो, यहाँ से बाहर निकलते ही ये भी भूल जाना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भाई है। बैग उठाकर मेन गेट की ओर बढ़ रही डिम्पल के कानों में अंकुर की बात पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो आप दीदी से इस तरह की अजीब बात कर रहे हैं? अंकुर से ये बात कहती हुई स्वाति फुर्ती से उठकर कमरे से बाहर निकल गई और मेन गेट की ओर बढ़ रही डिम्पल को पकड़कर बोली, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, ना अभी और अमन भैया के आने के बाद। अरे यार, जब भाई भी अब यही चाह रहे हैं कि तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो, क्योंकि तुमने जो ये बेसिर पैर का एलिगेशन मुझ पर लगाया था ना कि मैं तुम्हारे यहाँ रहने आने की वजह से तुम्हारे नाना जी का घर छोड़ने के डिसीजन में मीन मेघ निकाल रहा हूँ, उसकी सज़ा तुम आंसू बहाकर ऑलरेडी भुगत चुकी हो। अंकुर का क्लेरिफिकेशन सुनकर डिम्पल के चेहरे से एकाएक दुख के चिन्ह गायब हो गए और स्वाति के चेहरे पर भी राहत के भाव उभर आए। भाई, क्या हमारे साथ आशीष ने जो गंदा खेल खेला है, इसके लिए हम लोग उसे वैसे ही छोड़ देंगे जैसे हमने आरुषि को आपके और स्वाति के साथ एक गंदा खेलने के लिए बिना कोई सज़ा दिए छोड़ दिया है? डिम्पल ने स्वाति के साथ अंदर आकर बैठने के बाद अंकुर से सवाल किया। न हमने आरुषि को बिना सबक सिखाए छोड़ा है और न हम आशीष को बिना सबक सिखाए छोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों ने सिर्फ हमें बड़े बड़े जख्म नहीं दिए हैं, बल्कि हमें बड़े बड़े जख्म देने के साथ साथ संबंध और विश्वास जैसी पवित्र चीज़ों को भी जख्मी किया है। इसलिए हम उन्हें कोई सज़ा दिए बिना ही माफ़ कर देंगे तो ना सृष्टि का सृजन करने वाले परमात्मा हमें ये ज़िंदगी देने के उपकार के ऋण से मुक्त करेंगे और न धरती और अंतरिक्ष हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हम पर किए गए उपकारों के ऋण से हमें मुक्ति करेंगे। डिम्पल के सवाल का जवाब देकर अंकुर आवेशित चेहरा लिए बाहर निकल गया। भाई, आपका प्लान तो काफ़ी ज़बरदस्त है, पर जिसके कंधे पर आप बंदूक रखकर निशाना लगाने जा रहे हैं वो लड़की लोमड़ी से भी ज़्यादा शातिर है, इसलिए आपको उसे काफ़ी ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। डिम्पल ने अंकुर का पूरा प्लान धैर्यपूर्वक सुनने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डोंट वरी, मैं उसे केयरफुली हैंडल करके इस प्लान को A to Z इम्प्लीमेंट करके आरुषि और आशीष नाम के कांटों को उखाड़ कर इतनी दूर फेंक दूंगा वे फिर कभी हमारे पैरों में चुभने के लिए सामने नहीं आ पाएंगे। अंकुर ने डिम्पल के मन की आशंका दूर करने का प्रयास करते हुए कहा, यह आप लोगों के बीच जो ये प्लानिंग चल रही है, क्या मैं उस पर कुछ कह सकता हूँ? काफ़ी देर से डिम्पल और अंकुर की बातचीत चुपचाप सुन रहे अमन ने एकाएक अपनी चुप्पी तोड़कर से अपनी बात रखने की अनुमति चाही तो अंकुर और डिम्पल के साथ साथ कमरे में चौथे और अंतिम शख्स के रूप में मौजूद स्वाति की नज़रें भी अमन के चेहरे पर जाकर टिक गई। अमन,
तुम जो भी कहना चाह रहे हो उसके लिए तुम्हें हम दोनों भाई बहन में से कोई भी परमिशन नहीं देगा। डिम्पल ने अमन के सवाल का जवाब देकर अंकुर की ओर देखा और पूछा, क्यों भाई, मेरी बात सही है ना? हाँ, क्योंकि इन्हें हम लोगों से कुछ कहने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अंकुर ने डिम्पल की बात का जवाब दिया तो डिम्पल की अटपटी बात सुनकर अमन के चेहरे पर उभरे हैरानी के चिन्ह एकाएक गायब हो गए। उसने अंकुर की ओर देखते हुए कहा, आप लोग आशीष और आरुषि को सबक सिखाने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में मेरी ये ओपिनियन है कि हम लोगों को अपना टाइम और अपनी एनर्जी आशीष और आरुषि को सबक सिखाने में वेस्ट ना करके अपनी लाइफ को संवारने के लिए सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतने एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग हैं कि यदि हम अपना सारा टाइम और सारी एनर्जी अपनी लाइफ को संवारने में खर्च करेंगे तो हम बहुत जल्द आप लोगों के मामा जी की दौलत की इमारत पर खड़ी आरुषि और आप लोगों के नाना जी की दौलत की इमारत पर खड़े आशीष से ऊंची दौलत की इमारत पर खड़े हो सकते हैं। और ऐसा होते ही आप लोगों के मन में से इन लोगों को सबक न सिखा पाने का मलाल भी मिट जाएगा और ये लोग भी आप लोगों को नुकसान पहुंचाने लायक स्थिति में नहीं रह पाएंगे। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ओपिनियन? आपकी ओपिनियन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि किसी अच्छे इंसान को घटिया लोगों को उसके साथ की गई ओछी हरकतों के लिए उनसे बदला लेने में अपना अमूल्य समय और कीमती ऊर्जा खर्च करना अक्लमंदी नहीं है। और आपकी ये बात में भी सही है कि हम लोग अपना सारा टाइम और सारी एनर्जी कोई बिजनेस स्टार्ट करके उसे फैलाने में लगाएंगे तो जल्दी ही मामा जी और नाना जी की दौलत की इमारतों से ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि आप भी कुछ सालों तक नाना जी के इतने बड़े बिजनेस को कुशलतापूर्वक चलाकर अपनी काबिलियत परख चुके हैं और मैं भी कुछ सालों तक मामा जी के इससे थोड़ा छोटा कारोबार कुशलतापूर्वक संभाल कर अपना टैलेंट परख चुका हूँ। और हम दोनों के कारपोरेट सेक्टर में कुछ सालों तक काम करने की वजह से हमारे पास इस फील्ड में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके उसको खड़ा करने के लिए पर्याप्त एक्सपीरियंस भी है। मगर दिक्कत यह है कि हम लोगों के आरुषि और आशीष को भूल जाने पर वे लोग भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की विचार अपने मन से निकाल कर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करके कामयाबी के किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए हमें टेंशन फ्री नहीं रहने देंगे। इसलिए पहले उन दोनों के पर कतरना ज़रूरी है। अमन की बात पर सबसे पहले अंकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भाई की बात बिल्कुल सही है। ये तो हो सकता है कि आशीष हमें भूल जाए, क्योंकि उसका भाई को नाना जी की नज़रों में गिराकर मुझे उनके घर से निकालने के लिए मजबूर करने और नाना जी की प्रॉपर्टी अकेले डकाने का ख्वाब पूरा हो चुका है। इसलिए अब उसे हम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन आरुषि का भाई को पाने का एक ख्वाब अब भी अधूरा है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हमेशा भाई और स्वाति की ज़िंदगी पर नागिन की तरह जहरीला फन उठाकर मटाती रहेगी और मौका मिलते ही इन लोगों की खुशियों को डस लेगी। डिम्पल ने अंकुर की राय से सहमत जताते हुए उसकी बात आगे बढ़ाई। मैं भी आप दोनों सुपर इंटेलिजेंट भाई बहन की इस ओपिनियन से एग्री करती हूँ कि हम लोगों के आरुषि और आशीष को भूल जाने पर वह लोग भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की विचार अपने मन से निकाल कर हमें तरक्की करने के लिए टेंशन फ्री नहीं रहने देंगे। पर मुझे लगता है कि आप दोनों का आशीष और आरुषि को एक ही कैंप के लोग ना समझकर दो अलग अलग लोग समझने का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है। स्वाति के अंकुर और डिम्पल की एक बात से सहमत जताकर उनकी बातों पर की गई टिप्पणी से उन दोनों के साथ साथ अमन भी हैरान हो उठा और इसकी वजह शायद ये रही होगी कि किसी ने स्वाति के मुंह से ऐसी बात सुनने की कल्पना नहीं की होगी। तुम्हारी इस ओपिनियन का बेस क्या है? अंकुर ने स्वाति की बातों को गंभीरता से लेते हुए उससे सवाल किया। इस बात का डाउट तो मुझे पहले से ही था कि ये दोनों मिले हुए हैं, पर आज मेरे पास थोड़ी देर पहले आरुषि की जो कॉल आई थी उससे ये बात कंफर्म हो गई है, क्योंकि आरुषि मेरे साथ इस तरह से बात कर रही थी जैसे उसे ये बात कंफर्मली पता हो कि दीदी के अपने भाई के साथ के लिए अपने नाना जी का घर छोड़ देने पर इनके नाना जी आशीष को अपनी सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस घोषित कर दिया है। एक्चुअली उसका कहना था कि वो अंकुर को जेल भिजवाने की स्थिति में नहीं है, पर फिर भी मुझे अंकुर का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके और दीदी के नाना जी की नज़रों में इनकी इमेज ख़राब हो जाने से और दीदी के इनके साथ के लिए अपने नाना जी का घर छोड़ देने की वजह से आप लोगों के नाना जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आशीष के नाम कर दी है। इसलिए अब अंकुर को कहीं से
भी कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं बची है। बाय द वे, मैं तो उसे कह चुकी हूँ कि मैंने अंकुर से इनके दौलतमंद बनने की पॉसिबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि इनकी अच्छाइयों से इम्प्रेस होने की वजह से शादी की है। इसलिए मुझे इनको कहीं से कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर उसकी बातों से मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो आशीष के साथ मिली हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो उसे आशीष के अंकुर की आप लोगों के नाना जी की नज़रों में इमेज ख़राब देने, दीदी के आप लोगों के नाना जी का घर छोड़ने और इस वजह से आप लोगों के नाना जी के अपनी प्रॉपर्टी आशीष के नाम कर देने की बात इतनी जल्दी पता नहीं चल सकती। भाई, स्वाति की बात में दम है। मैंने नाना जी का घर भले ही 4 दिन पहले छोड़ा था, पर नाना जी अमन के कल उनकी कंपनी से रिजाइन करने और उनके घर से हम दोनों का सारा सामान इस घर में शिफ्ट कर लेने की बात से नाराज़ होकर अपनी प्रॉपर्टी आज आशीष के नाम की है। इसलिए आज के आज ये बात पौने 200 किलोमीटर दूर बैठी आरुषि को पता चल जाने का सिर्फ यही एक मतलब है कि उसके आशीष के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने की बात पूरी तरह से झूठी है। 4 दिन पहले आशीष को हम दोनों में से किसी के भी न बताने के बावजूद ये पता हो जाना कि आरुषि ने आपको उसे एक फूटी कौड़ी देने से मना कर दिया। इसका मतलब यही है कि आरुषि और आशीष के बीच का डिस्प्यूट उन दोनों की नाना जी की प्रॉपर्टी हड़पने का एक नाटक भर है। मेरा 4 दिन पहले आशीष के नाना जी के मन में आपके खिलाफ जहर भरने पर इस तरफ ध्यान नहीं गया था, पर अभी स्वाति की बात पर गौर करने पर यह बात मेरी समझ में आ गई है कि आशीष का यहाँ आना, आपसे हेल्प मांगना और आरुषि का आपको उससे कुछ भी देने से मना कर देना, ये सब एक साजिश के अलग अलग हिस्से हैं। भाई, आप मेरी बात सुन भी रहे या नहीं? अंकुर के डिम्पल की बात पर गौर करने की बजाय गहरी सोच में खो जाने पर डिम्पल ने अपनी बात पूरी करने के बाद नाराज़गी इजहार की। सॉरी डिम्पल, बट मेरे लिए इस वक्त तुम्हारी बात पर गौर करने से ज़्यादा आरुषि की उस असमान हरकत पर गौर करना ज़रूरी है जो उसने थोड़ी देर पहले स्वाति को कॉल करके की थी। एक्चुअली मुझे लगता है कि यह हरकत उसने स्वाति को ब्रेन वॉश करने के लिए नहीं, बल्कि हम तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए की है, क्योंकि इतनी सी कॉमन सेंस की बात वो भी अच्छी तरह से जानती होगी कि स्वाति ने मुझे कहीं से ढेर सारी दौलत मिल जाने की उम्मीद होने की वजह से मुझसे शादी नहीं की। लेकिन इसके बावजूद उसका स्वाति को कॉल करके ये कहना कि अब नाना जी ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी आशीष के नाम कर दी है, इसलिए मुझे कहीं से कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं रही। ये साबित करता है कि वो ज़रूर इस बात के थ्रू हम तक ऐसा कोई सीक्रेट मैसेज पहुंचाना चाहती है जो वो हम तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकती है। अंकुर की बात सुनकर डिम्पल के साथ साथ स्वाति और अमन भी बुरी तरह चौंक उठे। वो तो आशीष की पार्टनर है ना, फिर वो क्यों हम लोगों तक कोई सीक्रेट मैसेज पहुंचाएगी? डिम्पल ने हैरानी जताते हुए सवाल किया। स्वाति की आधी बात सुनकर मुझे भी यही लगा था कि वो नाना जी की प्रॉपर्टी हड़पने के प्लान में आशीष की हिस्सेदार है, पर इसकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि मामला कुछ और ही है और इसकी तह तक हमें सिर्फ आरुषि पहुंचा सकती है। इसलिए मुझे इस नए पेज को समझने के लिए आरुषि से मिलना होगा। भाई, मुझे नहीं लगता है कि आरुषि से मिलकर आपको कोई बेनिफिट होने वाला है, पर यदि फिर भी आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। सॉरी डिम्पल, बट तुम्हारा मेरे साथ जाना सही नहीं होगा, क्योंकि तुम साथ रहोगी तो मैं उससे वो बात नहीं जान पाऊँगा जो मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उससे अकेले ही मिलना होगा। ठीक है भाई, आप उससे मिलने के लिए मुझे साथ ले जाना सही नहीं समझते हैं तो मत ले जाइए, पर प्लीज़ उससे मिलने जाने से पहले स्वाति को कॉन्फिडेंस में ले लीजिएगा, क्योंकि आपके मुंह से उससे मिलने की बात सुनते ही बेचारी का चेहरा उतर गया है। डोंट वरी, मैं इससे बात करके इसकी परमिशन लेने के बाद ही आरुषि से मिलने जाऊंगा। अब हम लोग जा रहे हैं। जब मैं आरुषि से मिलने के लिए जाऊंगा तब जाते जाते इसे यहीं छोड़ जाऊंगा। अभी जाएं हम लोग? ओके भाई। आओ स्वाति। डिम्पल से अनुमति मिलते ही अंकुर स्वाति को साथ आने के लिए कहकर उठा और घर से बाहर निकल गया। क्या हुआ? अंकुर ने बेडरूम में दाखिल होकर हैरान परेशान स्वर में पलंग पर लेटी स्वाति से पूछा। तुम डिम्पल के घर जाने के लिए तैयार होने के बजाय यहाँ बीमार इंसान की तरह क्यों पड़ी हुई हो? आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, स्वाति ने धीमे स्वर में गोलमाल जवाब दिया। यानी तुम बीमार हो गई हो? हाँ। वाकई? हाँ। ऐसा है तो मुझे आरुषि से मिलने का प्रोग्राम पोस्टपोन
करके तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, उठकर वॉशरूम में जाओ और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। तब तक पता कर लेता हूँ कि यहाँ सबसे नज़दीक किस डॉक्टर का क्लिनिक है। मेरी बीमारी का ट्रीटमेंट गले में स्टेथोस्कोप लटकाने वाला कोई जनरल डॉक्टर नहीं, बल्कि सिर्फ वही स्पेशल डॉक्टर कर पाएगा जिसके गले में मैंने कुछ दिन पहले वरमाला डाली थी। ओह, यानी बीमारी काफ़ी गंभीर है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, पर इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट सिर्फ एक चुटकी सिंदूर से हो जाएगा। और प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह पाने की कंडीशन में नहीं हूँ। इसका एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है, पर ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। बाय द वे, क्या इस बीमारी का ट्रीटमेंट कल या परसों नहीं हो सकता? हो सकता है, पर कल या परसों तक इस बीमारी से पेशेंट की जान भी जा सकती है। तब तो इसका आज ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से पेशेंट की ड्रेस पहन लो ताकि मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकूं। तुम्हारे पास पेशेंट की ड्रेस है या लेकर आना पड़ेगा? पेशेंट की ड्रेस मतलब दुल्हन का जोड़ा ही ना? हाँ, वो तो मेरे पास एकदम सेफ रखा हुआ है। आप 10 मिनट के लिए बाहर जाइए, मैं उसे कबर्ड से निकाल कर आज उस बेचारे का जल्दी से इंतज़ार ख़त्म कर देती हूँ। अंकुर के स्वाति की बात सुनकर बाहर निकलते ही वो फुर्ती से पलंग से उठी और चेहरे पर शर्मीली मुस्कान लिए कमरे में मौजूद अलमारी की ओर बढ़ गई। मैडम, आज तो आप बीमार नहीं है ना? स्वाति के कमरे में दाखिल होते ही अंदर कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे अंकुर ने उसकी ओर ये सवाल दाग दिया। थोड़ी तो आज भी हूँ, पर आज बिना ट्रीटमेंट के काम चल जाएगा। स्वाति ने नज़रें नीचे करके मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यानी आज मैं जा सकता हूँ? हाँ जी, पर आप मेरी कसम खाकर कहेंगे कि कुछ भी हो जाए, आप ना उसकी किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसेंगे और ना उसकी खूबसूरती के जाल में फंसेंगे, तभी मैं आपको जाने दूँगी। स्वाति ने अंकुर को आरुषि से मिलने जाने देने के लिए अपनी ये शर्त उसके सामने रखी तो अंकुर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कह दिया, मैं आरुषि की किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकूंगा। ये भी कहिए कि आप उसकी खूबसूरती के जाल में भी नहीं फंसेंगे। ये नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी खूबसूरत परी के जाल में फंसने के बाद कोई किसी और लड़की की खूबसूरती के जाल में फंस ही नहीं सकता। कहीं आप मुझे बातों के जाल में फंसाकर अपने लिए उसकी खूबसूरती के जाल में फंसने का ऑप्शन खुला तो नहीं रखना चाह रहे हैं ना? क्या तुम्हारे इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि तुम मुझे आशीष जैसा कैरेक्टरलेस इंसान समझती हो? नहीं, तो फिर क्या मतलब है इसका? अपने मन का डर मिटाने की कोशिश कर रही हूँ और साथ ही आपकी इस गलती का बदला लेने की भी, जो आपने मेरी मासूम मोहब्बत को खूबसूरती का जाल कहकर की है। सॉरी, पर मैंने ये गलती किसी बैड इंटेंशन से नहीं, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए की थी। ये बात पता है मुझे, पर आपको शायद ये पता नहीं होगा कि मैंने भी आप पर ये एलिगेशन आपके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगाने के बैड इंटेंशन से नहीं, बल्कि आपके प्रति अपना प्यार जताने के लिए लगाया था। किसी के प्रति अपना प्यार जताने के लिए उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने की क्या ज़रूरत है? ये बात मेरी समझ में आई, पर मेरे पास इस बात को समझने के लिए सवाल जवाब का टाइम नहीं है, इसलिए मान लेता हूँ कि तुम्हारा इसके पीछे वही इंटेंशन रहा होगा जो तुम बता रही हो। ओके, अब मेरे निकलने का टाइम हो गया है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें जाने से पहले डिम्पल के घर छोड़ दूँगा। आपका आज जाना ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी हमारी लाइफ से इस आरुषि और आशीष नाम के राहु केतु से छुटकारा दिला देना चाहता हूँ। ठीक है, पर यह सोचकर अपना ध्यान रखिएगा कि कोई नज़रें बिछाए आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा है। ओके मैडम जी, अब आप जाइए और जल्दी से ड्रेस चेंज करके वापस आइए। जी सर जी, कहकर मुस्कुराती हुई स्वाति बेडरूम में चली गई। अंकुर, तुम एक बार मुझे अपनाने का प्रॉमिस करके उसे तोड़ चुके हो, इसलिए अब जब तक तुम स्वाति से डिवोर्स लेकर पब्लिकली मेरी मांग में सिंदूर नहीं भर दोगे, तब तक मैं तुम्हारी किसी बात पर ना यकीन करूँगी और ना तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। अपनी बात कहने के बाद आरुषि अंकुर को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही पलटकर घर के जीने की ओर बढ़ गई और जीने पर खड़ी घर की नौकरानी रेशमा के करीब पहुंचने के बाद अपने कदमों को ब्रेक लगाकर उससे तीखे स्वर में बोली, जब घर के एक एक कोने होने वाली हर हरकत की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर से हो रही है, तो तुम्हें हर वक्त मेरे सर पर सवार रहने की क्या ज़रूरत है?
रेशमा ने आरुषि की बात का कोई जवाब देने की बजाय उसे आंखों से इशारा करके अंकुर के घर के हाल में मौजूदगी का एहसास करवाया, जिसके बाद आरुषि ने चेहरे से अपनी इस गलती के लिए अफसोस जाहिर करते हुए अंकुर की ओर देखा, लेकिन अंकुर उसे कुछ कहने का मौका न देकर फुर्ती से कदम बढ़ाकर घर से बाहर निकल गया। डिम्पल, मेरा ये अनुमान बिल्कुल सही निकला कि आरुषि ने स्वाति को कल कॉल करके जो बात कही वो स्वाति का ब्रेन वॉश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक सीक्रेट मैसेज देने के लिए कही थी। इसके अलावा उसकी आज की गई एक असामान्य हरकत से मुझे ये भी लग रहा है कि आरुषि जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उसकी कोई बड़ी कमजोरी आशीष के पकड़ में आ जाने की वजह से आशीष के कहने पर कर रही है। कॉल रिसीव होते ही अंकुर ने एक ही सांस में सारी ज़रूरी जानकारियां डिम्पल को दे दी और उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगा। भाई, ऐसी बात है तो आप आरुषि से पूछते क्यों नहीं कि उसकी कौन सी कमजोरी आशीष के हाथ लग गई है और उसका मिसयूज़ करके आशीष उससे जो करवा रहा है उसका फाइनल गोल क्या है। कुछ पलों के इंतज़ार के बाद उसे एक सवाल के रूप में डिम्पल की प्रतिक्रिया मिली। उससे ये बात जानने के लिए कोई बड़ा प्लान बनाकर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनडायरेक्टली मुझसे कही गई बातों से लग रहा है कि वो फ़िलहाल मुझसे इस टाइप की कोई बात कर पाने की स्थिति में नहीं है। मैं भी अभी कार में हूँ, इसलिए मैं भी इन सब बातों को समझाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं थोड़ी देर में यहाँ किसी ढंग के होटल में एक रूम बुक करता हूँ, फिर तुम्हें ये सब बातें इत्मीनान से समझाकर आशीष की निगरानी से आरुषि को आज़ाद कराकर उससे मिलने के प्लान पर भी तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा। ओके भाई, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना और स्वाति का भी। ओके, बाय बाय कहकर अंकुर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपनी गाड़ी बगल में नज़र आ रहे एक होटल की ओर मोड़ दी। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।